कितना सुकून रहना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए? यहाँ पे आने के बाद परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती। फरवरी के आसपास उनका ओथ हो जाती है। सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक जो नर्सिंग का है वो है नॉर्थ से टैक्स। बिल्कुल मीठी आवाज़ है। हाँ। हाँ जी भाई क्या कर रहे हो आप? हमारे वाले की हाँ भाई क्या कर रहे हैं? जिम वगैरह करते हैं, मैं भी जाता था वहाँ पे, कबड्डी भी खेल के आते हैं मैच पे हम। टाइप होते हैं तो इट इज़ नॉट सूटेबल टू गो इनटू द हरियाणा रोहतक स्पेशली। थार वगैरह लेके आते हैं गुंडे डाकू, ऐसा कुछ सीन है। मतलब ये मेरी छोरी है, इसको मैं पटाऊंगा, कुछ ऐसा कुछ है। कॉलेज में आके कोई गर्लफ्रेंड पटाई? बहुत अच्छी तिलियार झील के बारे में मैंने बहुत सुना है, अब आप खुद बताओ उसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी तो मैं क्या बताऊं पहले मैंने क्या? स्वागत है गाइस आप सबको फिर से एक नए से वीडियो में। गाइस आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है, डिफरेंट एज कम्पेयर टू माय प्रीवियस वीडियोस जो कि व्लॉगिंग में अपलोड कर रहा था। आज का वीडियो जो है ये मेरा पहला पॉडकास्ट वीडियो होने वाला है। आई एम गोना डिस्कस विथ माय कोलीग Vinay Vishist. At the end of this video you will come to know about whole process of nursing, how to get admission, what is nursing and what is the scope of nursing in India or outside India, and all the reality of nursing, what is bad, what is good in it. Okay, I will discuss with Vinay because he is much more talented. He knows everything about nursing in Haryana, and in general we will talk about nursing in whole India. So don't skip any clip of this video because this video is gonna be very informative for you. I am telling for you only and only. It is made for you. So watch it very closely, very calmly. At the end, do like, share and subscribe my channel and share with your colleagues so that you will get update of my videos at correct time. And don't forget to comment on this video. अगर कोई भी डाउट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना. I'll make another video for that. Let us start. Let me introduce who is with me. He's a special human being. He has a kind nature. His name is Vinay Vishist. He is from Rohtak. गाँव का क्या नाम है? गाँव को कराना है जो कि कुबलपुर के साइड में गांव है. एंड ही इज़ माई जूनियर. ही इज़ राइट नाउ स्टडिंग इन 5th semester of BSc Nursing and I am studying 6th semester of BSc Nursing. He is a talented student, that is why I am gonna discuss with him only and only. In my whole university of PTDDU UHS कुटेल जो कि करनाल में है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई talented है वो है विनय विशिष्ट. आल्सो ही हैज़ गिवन नीट. ये आपके सामने नीट की भी जो भी वो जर्नी है उसका भी हम पूछेंगे इनसे. तो बिना कुछ ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस करवाए, लेट अस स्टार्ट आवर पॉडकास्ट. हेलो विनय, हाउ आर यू? फाइन सर. पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब 12th दिया किस ईयर में, और आपने 12th के बाद नर्सिंग करना सोचा था या क्या कुछ हुआ आपके 12th के बाद अप टू नर्सिंग एडमिशन? होल स्टोरी बता दो, कैसा क्या रहता. मैंने अपना 2022 में नीट का एग्ज़ाम दिया था. एक बार जब 12th हुई थी हमारी, मेरा पहले से एम था कि भाई डॉक्टर बनना है. डॉक्टर बनने के लिए फिर मैंने सोचा, नीट का स्कोर अच्छा नहीं था तो फिर मैंने सोचा 1 साल ड्रॉप करते हैं, तैयारी करेंगे अच्छे से जिससे आगे मुझे मेरा फ्यूचर ड्रीम पूरा करने के लिए वो मिल सके. तो फिर मैंने 1 साल अच्छे से अपना ड्रॉप किया, अच्छे से आकाश से कोचिंग ले रखी थी. तो फिर मैंने तैयारी की उसकी अच्छे से. तो फिर जैसे उस जर्नी में है ना बहुत वो आता है भाई, बच्चों को स्ट्रेस होता है भाई क्या करें, अब अगर मेरा हुआ नहीं हुआ तो क्या होएगा. फिर मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था बेटा अगर तैयारी करनी है ना ऐसे कर कि कल को तुझे ये ना लगे कि मैं इससे ज़्यादा तैयारी कर सकता था या मैं कुछ कर सकता हूँ. मुझे उन टीचर की यही बात याद है और मुझे उनका कुछ याद नहीं है. वैसे तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, इतना सारा याद रहना ये भी बहुत है. पर उनकी यही बात थी, बोले साइंस में बेटा याद करने का तुझे जो कर सकता हो तू कर ले. अगर एक बार जो तूने कर दिया ना उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी तुझे. बाद में मत सोचना कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी. आपको जो करना वो कर लो. फिर 1 साल अच्छे से नीट की तैयारी की. फिर उसमें स्कोर थोड़ा लो ही था, इतना ज़्यादा भी नहीं था, 550 के पास था. थोड़ा उस टाइम हो नहीं पाया. फिर मैंने अपना पता चला कि भाई BSc नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा कैरियर है, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए.
तो फिर उस एडमिशन लेने के लिए फिर मुझे पता चला कि भाई अपने पीजीआई में एडमिशन लेने के लिए सीईटी का एग्ज़ाम होता है। उस टाइम मैंने 2023 में दिया, तो फिर उसमें एक अच्छा स्कोर था जो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अच्छा था, किसी में भी ले सकता था मैं। मेरा अप्रोक्स 121 स्कोर था। तो फिर अपने रोहतक पीजीआई में मेन कैंपस में तो नर्सिंग होती नहीं है, ओनली फॉर गर्ल्स है। तो अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय है जिसमें हो रही थी नर्सिंग, और जिसमें को-एड है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ऑप्शन है। तो फिर मैंने इसमें एडमिशन लेने का सोचा। मैंने कभी ये कॉलेज देखा नहीं, ना कुछ इसके बारे में पता था। फिर मैंने सोचा भाई गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए ले लेना चाहिए, अच्छा कैरियर है इसलिए। फिर आपने सीईटी दिया। सीईटी में क्या मतलब कितना स्कोर रहना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए? ये तो वही है, कट ऑफ पे वेरी करता है हर साल, कितनी भी कट ऑफ जा सकती है। जैसे बच्चे कम एडमिशन लिए तो कम हो जाएगी, ज़्यादा लेते हैं तो फिर एक एवरेज कट ऑफ बता दो कितनी होती है? जैसे जनरल वाले के लिए तो 120 से तो बिलो तो स्कोप है ही नहीं। अराउंड 120 जनरल वालों के लिए कट ऑफ रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पूछ रहे थे कितना कट ऑफ रहेगा। अराउंड 120 अबो बिलो नहीं होएगी above जनरल के लिए। फॉर जो जिनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है उनका क्या होता है? उनका 4-5 नंबर रिलैक्सेशन में हो जाता है ज़्यादातर। हाँ, अराउंड 120 और 115 वो कैटेगरीज के लिए। और फिर भी डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट इस बार अपेयर होंगे और कितना स्कोर रहेगा, कितने लेवल ऑफ पेपर पे भी डिपेंड करता होगा। और फिर उसके एडमिशन लेने वालों पे भी डिपेंड करता है। हाँ, अपीयर के लेने से। क्योंकि बहुत सारे छोड़ते हैं। और ये तो गवर्नमेंट का रहा। प्राइवेट में कैसे होता है? प्राइवेट में जैसे पिछले साल जब अब हमने दिया था, पिछले से पिछले, तो 30% का वो था कि भाई मिनिमम 30% चाहिए मार्क्स प्राइवेट के लिए। हाँ, 180 का 30% चाहिए। अब अप्रोक्स जिसके 54 नंबर है ना, हाँ। वो प्राइवेट में ले सकता है। अच्छा, इट मीन्स कि प्राइवेट वालों को भी सीईटी देना है। अगर उन्होंने नर्सिंग में एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में भी, तब भी सीईटी कंपलसरी है। सो सीईटी फॉर हरियाणा, नॉट फॉर ऑल इंडिया। बाकी स्टेट्स के लिए डिफरेंट होता है। अगर मैं कश्मीर की स्पेशली बात करूं, वहाँ पर कैसा होता है, वहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है बोपी, जेके बोपी करके, उसके अंदर इसी तरह से सिलेक्शन हो जाती है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। गाइज, मैं एक बात आपको भूल गया बोलना। राइट नाउ आई एम इन हरियाणा एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर, ही इज़ फ्रॉम हरियाणा, सो वी आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो ये इस तरह से भी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट है फॉर मी कि मैं एक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड एक बंदे से पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो जब आपने एडमिशन लिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, पहले ना एडमिशन लेने के से पहले कुछ फैंटेसीज होती है एक माइंड में कि अब मैं स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल में जाऊंगा, एंड जब मैं कॉलेज लेवल में जाऊंगा तो मैं जीऊँगा कॉलेज लेवल। बहुत सारे ख्यालात होते हैं दिल में, लाइक कॉलेज लेवल में मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूंगा बच्चों के साथ, एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, किताबों पे भी बहुत अच्छा ध्यान दे दूंगा, मतलब कैरियर एक बिल्ड करूंगा। एक मैच्योरिटी आती है कॉलेज के अंदर। तो आफ्टर योर सिलेक्शन कुछ ऐसे ख्यालात थे कि जो जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे अब ऐसा कॉलेज मिलेगा, और यहाँ आके जब कॉलेज में एंटर होते फिर वो एक्सपेक्टेशन सारी ख़त्म हो जाती है। नहीं, मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। मेरा तो ये था कि भाई मैं पार्शियल जॉब के हिसाब से एडमिशन ले रहा हूँ कि भाई अपनी नीट की तैयारी कर सकूँ। हाँ, इस वजह से सोचा था मैंने तो। अच्छा। मेरा तो कोई कॉलेज लाइफ का जीने का था ही नहीं। अच्छा, जब आपने यहाँ पर सिलेक्शन हुई, आपने यहाँ पर पहले फर्स्ट सेमेस्टर में नीट के लिए प्रिपेयर किया था? कोशिश कर रहा था कि मैं कर लूँ, यहाँ पे माहौल में ढल जाऊँ, पर यहाँ पे आने के बाद परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कॉलेज में जाना, फिर वापस आना, और फिर थक जाते हैं बच्चे, पढ़ नहीं पाते। हॉस्टल में पढ़ नहीं पाते? हाँ, ये दिक्कत आ जाती है। अगर कोई पीजी लेगा क्या वो पढ़ पाएगा? वो डिपेंड करता है। वहाँ पे आप अकेले हो, वहाँ पे आप सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो, और भी कोई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे, उनसे दूर रहना पड़ता है, तो आप पढ़ सकते हो। एट द एंड यही कहना चाहेंगे कि अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लोगे, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने अबव 590 स्कोर कर रखा है, फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आप यहाँ पर मेहनत फिर से एक अटैम्प्ट दे सकते हो। हालांकि माहौल नहीं बन पाता, क्योंकि नर्सिंग का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है, असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट फील्ड, क्लिनिकल ड्यूटीज़, इंसान थक जाता है। तो अगर आप हॉस्टल में या पीजी में भी रहोगे
तब भी वो एक माहौल मेंटेन नहीं हो पा रहा है कि मैं नीट क्रैक कर पाऊँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं हमारे हैं, मेरे मतलब कुलीग्स हैं जिन्होंने यहाँ आके प्रिपरेशन करके फिर नीट क्वालिफाई किया। तो आपने हॉस्टल लिया है यहाँ पे आके? हाँ जी। अच्छा, हॉस्टल का क्या सीन है? अगर हम PTDDU की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, इनका हॉस्टल का क्या कैसे है इनका हॉस्टल? यहाँ पे अपने RPIT कॉलेज में दे रखे हैं बस्ताड़ा में हॉस्टल्स, और यहाँ का जैसे 1 साल की 33,000 रुपये फ़ीस पड़ती है। यहाँ पे बसेस का भी सिस्टम है और मैस भी इंक्लूड है इसमें, कि भाई मैस का खाना मिल गया वहाँ पे, आपके कॉलेज तक छोड़ आए। जैसे कल्पना चावला जाना हो, कल्पना चावला चले जाते हैं बस में। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय जाते हैं तो भी बस में चले जाते हैं। ये थोड़ा इसका फ़ायदा है। मतलब फ़ी जो है वो 33,000 पर ईयर है फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज या RPIT में एडमिशन करना चाहता है उसका फ़ी अलग होता है। उसका फ़ी स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं हॉस्टल के लिए अराउंड 70,000 पर ईयर, पर जो गवर्नमेंट में सेलेक्ट होते हैं उनका हाफ इसलिए है क्योंकि उनका हाफ पेमेंट गवर्नमेंट करती है। हालांकि अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने हॉस्टल जो कि बन चुके हैं, अगर वो अलॉट हो जाएंगे इस साल, तो वहाँ पर शायद इससे भी ज़्यादा कम फी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर फिर रूम्स का चार्ज नहीं हो जाएगा। तो ये था एक नटशल इंट्रोडक्शन हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर का। अब हॉस्टल में माहौल कैसा है, क्योंकि बच्चे वगैरह किस तरह से रहते हैं? बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, नेगेटिव चीज़ें भी होती है। लाइक कि हॉस्टल में बच्चे जब आते हैं बहुत शरीफ ख़ानदानों से भी आते हैं, बहुत शरीफ बच्चे भी आते हैं। जब हॉस्टल से निकलते हैं वो नशा करके निकलते हैं, दारू पीने वाले बनते हैं। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सुधर जाते हैं हॉस्टल में। तो देयर आर 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ बिहेवियरल एक्टिविटीज़ इन द हॉस्टल। तो इसको किस तरह से मैनेज किया आपने, और आपने क्या फेस किया कुछ ऐसा? जैसे हॉस्टल लाइफ में आते हैं बच्चे, जैसे शुरुआत में जैसे दोस्त कहते हैं भाई एक बार सिगरेट पी ले, एक बार एक पैग में क्या हो जाता है। हाँ, शुरुआत जो करते हैं ना, उसके बाद फिर वो बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ में फंसता ही चला जाता है। हालांकि हॉस्टल में अलाउड नहीं होता है दारू वगैरह, पर ये चल जाता है। मतलब किसको पता है, चल जाएगा, जेब में ले आओ और रूम पे तो कोई आता नहीं है। वो वैसे ही दारू तो चलती है, बट इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह से उस लत से मतलब दूर रहोगे या उस लत में पड़ जाओगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि यार चल देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब पहली बार तो एक बार तो करना चाहिए। ऐसे ऐसे करके ना एक ऐसा स्टेज आता है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज़ को। हालांकि ये एक लड़कों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, गर्ल्स भी ऐसी है जो कि इसका शिकार बन चुकी है। आई नो पर्सनली लॉट ऑफ गर्ल्स के जो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो चुकी है आफ्टर कमिंग इन द हॉस्टल। सो बी अवेयर ऑफ दीज एक्टिविटीज़। एक माइंड सेट पहले ही बना के रखना है कि मुझे इन चीज़ों में, चाहे मुझे कोई कितना भी फोर्स करे, फोर्स तो कोई नहीं करता वैसे, वो तो खुद से ही मतलब एक वो अम्यूज़मेंट, एक इन्जॉयमेंट के टाइम पे वो होता है, चल करते हैं। पर वो अगर उस टाइम पे आप बच के रहोगे तो पूरी लाइफ बच के रहोगे। दिस इज़ अ स्टेज जहाँ पर इंसान का बिहेवियरल बन जाता है, और चाहे वो पॉजिटिव वे में बनाए या नेगेटिव वे में बनाए, इट्स अप टू यू। सो क्या आपने यहाँ आके कोई नशा वगैरह दारू पी है? नहीं, मैंने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। इन सभी चीज़ों से दूर होने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड सेट चाहिए होता है। अगर किसी को मान लो हॉस्टल में नहीं करे, क्या पता वो बाहर जाके करे। हाँ। साथ जिसको करना वो करेगा, ये रुकेगा नहीं। क्या आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है? मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक नेम्स ऑफ द पीपल, बट क्या आप इन्फ्लुएंस हुए हैं? नहीं, इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ। जैसे सभी कोई ना कोई जो होता ग्रुप में हो ही जाता है। जैसे हाँ। क्लास में कोई ना कोई कहता भाई आज अटैक करते हैं, ये करते हैं, तो उनसे दूरी बना के रखना अच्छा है। और क्या चीज़ें हैं हॉस्टल लाइफ में जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए? जैसे हॉस्टल लाइफ में जैसे दोस्ती तो अच्छी है, आपको जो एक अच्छा दोस्त हो तो सबको ज़रूरी है। हाँ, अगर जैसे रिलेशनशिप है वो जब तक आपके ऊपर हावी ना हो रहा ना, तब तक वो ठीक है। जैसे जिससे आपकी पढ़ाई वो ना होए, डिस्टर्ब ना होए, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ख़राब ना होए, तो वो रिलेशनशिप अच्छा है। हाँ। वरना वो भी ख़राब है। रूममेट कैसा होना चाहिए? रूममेट का ये है, जैसे उसको आपसे ज़्यादा वो ना होना चाहिए, मतलब कि भाई ये मेरे साथ क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। रूममेट से अपना ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, उसकी अलग लाइफ है। हाँ, एक बात सबसे अहम है,
जब आप यहाँ आके मतलब रूम में रहते हो, आपके साथ और कोई भी रहता है रूममेट, अपना एक अटैचमेंट हो जाती है आपस में, वो एट अ टाइम हो ही जाती है। पर उस अटैचमेंट को अवॉइड करके आप ना अपने में अगर रहोगे कि मेरा तो अपना देखना है सब कुछ, ये बेस्ट है। क्योंकि जब अटैच हो जाते हो एक दूसरे के साथ, फिर कहीं ना कहीं लड़ाई तो बचती ही है। फिर जब अलग हो जाते हो ना रूम से, तो फिर पूरे कॉलेज लाइफ में उनसे नहीं बोलते हो आप, जिसकी वजह से ना अंदर से वो गंदा फील होता है और एक इमेज भी गंदी बन जाती है कॉलेज में। सो मतलब एन्जॉयमेंट की लाइफ गुजारना अगर चाहते हो तो किसी से भी एक्सपेक्ट कुछ मत करो, अपने रिसोर्सेस ले आओ साथ, अपने मतलब यूटेंसिल्स या टॉयलेटरीज, तो उनको यूज़ करो। और हॉस्टल में एक चीज़ और भी है कि मतलब काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि दूसरों का ही चीज़ इस्तेमाल करते, खुद का तो कभी कुछ नहीं लाते। उसको भी पहले ही अपने अंदर माइंड सेट बनाओ कि आपने अपनी चीज़ें शेयर करनी है या नहीं। अगर करनी है तो फिर रोना नहीं है कि मैं उसने मेरा ये लिया, तो फिर रोने की कोई बात नहीं है। अगर आपने शेयर नहीं करनी है तो पहले ही ना कहना सीखो, क्योंकि जब तक आप किसी को ना नहीं कह सकते हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। काफ़ी टाइम्स हम चाहते हैं अंदर से किसी को किसी भी काम के लिए ना बोलना कि नहीं मैं ये नहीं दूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, नहीं मैं आपके साथ बाहर नहीं आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें होती है पर इंसान चाह के भी नहीं कह पाता है। वही मोमेंट होता है इंसान के लिए कि जिसकी वजह से उसके कैरियर या लाइफ में बहुत सारा ड्रॉबैक आता है। सो मैं ये कहना चाहूँगा, ट्राई टू से नो फॉर एवरीथिंग यू डोंट वांट टू डू, सो टेल डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, no, I'm not going to do this, no, I'm not going to go with you, no, I'm not going to indulge in these activities। अगर डायरेक्ट कहोगे तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा, तुझे भी बुरा नहीं लगेगा। अगर हम अपने हॉस्टल की बात करें, हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, खुले दिल के हैं, मतलब एक टाइप का खुला दिल है। चाहे किसी के पास कम ही है ना, वो फिर भी शेयर करने में वो विश्वास रखता है। चाहे कोई घी लाता है घर से, दही लाता है, टावल है, मतलब कोई भी चीज़ है, यहाँ हरियाणा के लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं। चाहे कोई भी किसी भी कल्चर के बैकग्राउंड से आता हो, मतलब शेयर करते हैं, ये विश्वास रखते हैं, मतलब इनका दिल बड़ा है, ये है। तो एक लाइक और कमेंट हरियाणा वालों के लिए भी बनती है, क्योंकि बहुत अच्छे है हरियाणा का बिहेवियर, जो इनकी लैंग्वेज है वो भी बहुत अच्छी है। हम करेंगे उसके बारे में बात। अपने सेमेस्टर और क्या कुछ रहता है। जैसे नर्सिंग में ऑल इंडिया में 8 सेमेस्टर का हो रखा है। जैसे 7 सेमेस्टर तो आपके जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा मैं। हाँ। और 8 सेमेस्टर अपना क्लिनिकल होता है सिर्फ। अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इसमें किस तरह से क्लास लगती है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। कभी हम कहते हैं कल्पना चावला जाते हैं, कभी कहते हैं कुटेल जाते हैं। आप पूरा इन ब्रीफ एक्सप्लेन करो किस तरह से क्या क्लास लगती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वालों की जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जैसे अपने कुटेल यूनिवर्सिटी में तो है नहीं कोई भी स्पेशलिस्ट, हाँ। तो वहाँ पे कल्पना चावला में डॉक्टर्स आते हैं हमें पढ़ाने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में। और वही थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का होता है जो साथ में कराया जाता है। जैसे सेकेंड ईयर में भी वापस कल्पना चावला में जाना पड़ता हमें। वहाँ पे हमारे माइक्रोबायोलॉजी है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है और कुछ एट द एंड हमारी क्लास इस तरह से होती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी एक्सटर्नल सब्जेक्ट जैसे उसमें आता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये और फार्मापैथो, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्पेशलिस्ट कुटेल में अभी तक नहीं है। इसीलिए हमें उनको पढ़ने के लिए कल्पना चावला में जाना पड़ता है। इट मीन्स कि हम आधे सब्जेक्ट कल्पना चावला में पढ़ते हैं, डॉक्टर्स पढ़ाते हैं हमें, और कुछ सब्जेक्ट्स जो कि नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, ये हम कुटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम हाफ सिलेबस वहाँ पर कवर करते हैं, हाफ सिलेबस यहाँ पर। और क्लिनिकल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो वो फुली कल्पना चावला में ही लगती है। इट मीन्स के साल में अगर 12 मंथ है, 12 मंथ में 7 मंथ आपको कुटेल यहाँ कल्पना चावला जाना पड़ता है, 4 मंथ आपको कुटेल जाना पड़ता है। तो इस तरह से क्लासेस लगती है। बहुत सबको डाउट था कि यार क्लासेस का क्या सीन है। और अगर हम करें क्लिनिकल ड्यूटीज़, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होती है या क्या कुछ है इसके बारे में? फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे जूनियर्स आते हैं हमारे, हाँ। तो उनका जैसे फरवरी के आसपास उनका ओथ हो जाती है। हाँ। ओथ के बाद उनकी क्लिनिकल्स लगा दी जाती हैं। जब हाँ। तक उनका जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में और
उनका सिलेबस हो जाता है, लगभग कवर हो जाता है, तो उनके क्लिनिकल्स लगा दी जाती हैं। हाँ और फर्स्ट ईयर में तो यही होता है, जैसे बेडिंग्स और वाइटल्स मेन किए जाते हैं। पेशेंट एक्सपोजर कम करते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। हाँ। धीरे धीरे उनके सीनियर सिखा देते हैं उनको, तो वो तभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही बच्चे ज़्यादातर सैम्पलिंग, कैनुला लगाना, बहुत सारे काम सीख जाते हैं। हाँ, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँ, इन स्पेसिफिकली इन पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर टीचर्स आपको क्लिनिकल एरिया में कुछ नहीं सिखाएंगे, मतलब कुछ नहीं सिखाएंगे। यहाँ पर अगर आपको सीखना है तो सीनियर्स हैं वहाँ पे, वो सिखाते हैं, या कभी कभार एनओ जो भी नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पर होते हैं उसको पूछ के सीखना पड़ता है, वो खुद से आपको कुछ नहीं सिखाएंगी। तो जहाँ तक हो सके सीनियर्स से अच्छे से बना के रखो, इनसे इनकी इज्जत करो। यहाँ आके आपको पता चल जाएगा सीनियर्स को, जो आपके सीनियर उनको सर कह के बुलाते हैं और लड़कियों को मैम कह के बुलाते हैं। तो दीज आर द सोर्सेस जिनसे आप सीख सकते हो क्लिनिकल ड्यूटी, क्योंकि क्लिनिकल फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल। क्लिनिकल फील्ड के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं नॉरसेट में भी। सो ये था नटशल में आपको। हाँ, क्लिनिकल आरएस कितने होते हैं? इन फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस लगती है तो 1-2 घंटे मैक्सिमम होते हैं पूरे मतलब सेमेस्टर में। फिर जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, मैं डे की बात कर रहा हूँ। फिर जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे फिर मतलब हाफ डे की भी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती है, या मोर देन हाफ डेज़ की भी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती है। डिपेंड्स अपॉन योर टाइम टेबल एंड सिलेबस। जितना आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे उतनी ज़्यादा क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगेंगी। और हाँ, मेन चीज़ अटेंडेंस। क्लिनिकल ड्यूटी की जो अटेंडेंस है वो 100% चाहिए आपकी। और जो थ्योरेटिकल मतलब कॉलेज क्लासेस की अटेंडेंस है वो 80% चाहिए। अगर अटेंडेंस में 1% कम हो जाता है तो दिक्कतें आती है, फॉर्म नहीं भरने देते, एग्ज़ाम नहीं देने देते। तो बी पंक्चुअल। हमें ये बताओ, अभी हम नर्सिंग कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या कुछ है इंडिया में और आउटसाइड इंडिया की बात करें तो पहले इंडिया की बताओ, इंडिया में क्या कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है? जैसे बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब पाना चाहते हैं तो आप नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हैं, एज ए स्टाफ नर्स या CHO। बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। हाँ। इनकी सैलरी वेरी करती है 25-30 हज़ार से लेके गवर्नमेंट की हाँ। 50 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार तक। स्टेट में जो लगेगा। हाँ जी। CHO। हाँ। CHO की 40-50 हज़ार पहुँच जाती है CHO की सैलरी, हाँ सब कुछ मिला के। हाँ और फिर जैसे अपना स्टाफ नर्स हुए, यहाँ पे कल्पना चावला में भी 70-80 हज़ार रुपये सैलरी है सबकी। हाँ, अब तो ज़्यादा हो गए, 7th ग्रेड लग गया तो अभी- उसके मतलब अंडर बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो अगर हम सेंट्रल लेवल पे कौन से क्या एग्ज़ाम्स है? सेंट्रल लेवल पे जैसे अपना नॉरसेट है, DSSB है, और वो जैसे अपना UPIMS है, हाँ। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, बहुत सारी है। जैसे बिहार में भी है, चंडीगढ़ में है, उत्तराखंड है, डिफरेंट स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में है। ये ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे अपने आप को। हाँ, अगर नॉरसेट के लिए प्रिपेयर करना है तो नॉरसेट में एक ड्रॉबैक है। पूरे नर्सिंग में अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं है। मैं अगर नॉरसेट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा डार्क साइड यही है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मेंटली डिप्रेशन कर सकता है अगर स्टूडेंट इसके लिए पहले से प्रिपेयर ना हो। क्यों डिप्रेशन में ला सकता है? देखो, पहले मतलब आज से 2-4 साल पहले ना नर्सिंग में गर्ल्स का एडमिशन ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ओके, तो जब जॉब की सिलेक्शन होती थी वो भी ज़्यादा होती थी गर्ल्स की, बॉयज़ कम थे तो कम ही हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, एडमिशन बराबर होता है, 50% बॉयज़ आते हैं, 50% गर्ल्स आते हैं, चाहे प्राइवेट में देखो चाहे गवर्नमेंट देखो, क्योंकि सिलेक्शन बॉयज़ और गर्ल्स की बराबर होती है। पर जब नॉरसेट की बात आती है सिलेक्शन लिस्ट की, वहाँ पर इन्होंने 80-20 रेशो रखा है। 80-20 रेशो मीन्स 80% बॉय 80% गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं और 20% बॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं। उसमें से भी फिर रिजर्वेशन आती है जो कि नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान ही नहीं देती इस पे। तो हम अपील करते हैं कि अगर हो सके तो इस चीज़ को हटाना चाहिए। और अगर हम आउटसाइड इंडिया
की बात करें तो किस तरह से क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और वहाँ पर पेमेंट ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे मेन तो लोग क्या जाने के लिए, नर्सिंग के लिए, हाँ तो वहाँ का एग्ज़ाम भी थोड़ा आसान है जैसे और कंपेरेटिव और कंट्रीज़ के। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमें एग्ज़ाम देना होता है, तो उसके बाद ही हमारे जैसे 2 साल के बाद हमें पीआर मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। तो वहाँ पे सैलरी 1 ईयर की अप्रोक्स 1 करोड़ होती है। हाँ। 80-90 लाख भी लगा लो आप, हाँ। मिनिमम से मिनिमम। तो फिर जैसे आपकी महीने की 6-7 लाख रुपए सैलरी तो होती है मिनिमम, इससे कम तो होती है। 6-7 तो मिनिमम है। हाँ वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एग्ज़ाम कौन सा क्लियर करना पड़ता है उसके लिए? एनकेलेक्स। एनक्लेक्स वगैरह भी, ओईटी वगैरह भी चाहिए होता है। हाँ OET भी होना चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम है, उन पे मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपने इस कंट्री में जाना है तो क्या कुछ चाहिए। वो मैं हर एक कंट्री के लिए एक सीरीज़ अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। हरियाणा की लैंग्वेज के बारे में, हरियाणा की लैंग्वेज इतनी, ये मतलब ऐसा जब हरियाणा में जब बोलते हैं ना, ऐसे लगते हैं ये पीटने के लिए आया, मतलब चाहे वो प्यार भी कर रहा हो, तो ये ऐसा, ये असर इसमें क्यों है? जैसे हमारे इसका हरियाणा बैकग्राउंड क्या है? हरियाणा में भी जैसे लैंग्वेज वेरी करती है, आपको पता नहीं है। जैसे रोहतक जज्जर साइड वालों की आपको बहुत तेज आवाज़ मिलेगी, हाँ। वहीं करनाल वालों की बिल्कुल मीठी आवाज़ है। हाँ। हाँ जी भाई क्या कर रहे हो आप, हमारे आड़ की हाँ भाई क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है, ऐसे मतलब मिसाल के तौर अगर आप, मैंने पूछना हो क्या कर रहे हो, ये बोले हाँ क्या कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि मारने आया है। हाँ। सो ये एक लैंग्वेज मतलब जो हरियाणा की है, बहुत मतलब धाकड़ लैंग्वेज है, बहुत पसंद आता है मुझे। तो आपको अपने हरियाणा के कल्चर में 3 चीज़ें अगर मतलब आपको हरियाणा का कल्चर शो करना है 3 चीज़ों से, कौन सी 3 चीज़ें ऐसे हैं जो आप गिनवाना चाहोगे जो कि मोस्ट फेमस है हरियाणा के लिए? हरियाणा में जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करना बहुत ज़्यादा करते हैं जी। हाँ जैसे अपने पिता से तो बहुत डरते हैं बच्चे। हाँ। जैसे कोई कुछ कितना ही लाखों रुपए कमा रहा है, बोले हाँ मैं बब्बू मारेगा भाई। बब्बू मारेगा। और अगर फूड में क्या फेमस है? फूड में तो जैसे बाजरे की रोटी खाते हैं सर्दियों में, तो वो ज़्यादा फेमस है हरियाणा हाँ। की लोगों की। और जैसे नॉर्मली चूरमा मिल जाए तो वो बहुत ही है। चूरमा किस तरह से बनता है? चूरमा बनाने के लिए जैसे 5-6 जैसे आप तो नॉर्मल रोटी खाते हो, उनसे बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई जाती हैं। हाँ। फिर उनको बहुत छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देते हैं हम। फिर हाँ। उसमें बहुत सारा घी डालते हैं, जो हमारा जी बहुत हरियाणा में घी ज़्यादा चलता है ना, मतलब हरियाणा में ना रोटियों पे घी लगा के ही खाते हैं, बिना घी के कुछ यहाँ पर काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ना फार्मिंग करते हैं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छी हरियाणा में देखी, किसी के पास अगर करोड़ों भी है ना, तब भी वो सिंपल लाइफ गुजार रहा है। इट मीन्स कि उसके घर में आपको भैंस मिलेगी, गाय मिलेगी, दूध मिलेगा और ओबले का ढेर ज़रूर मिलेगा। जो ओबले किसको कहते हैं? गोश्त जो है ना, वो मतलब गोबर के बनाए जाते हैं, उसको किस यूज़ में लाया जाता है? उसको मेनली तो जैसे फ़िलहाल में तो 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कुछ ज़्यादातर लोग गोबर को एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, नेचुरल हाँ। फर्टिलाइज़र, वही हमारे खेतों में काम आ जाता है। और जैसे उबले बना लिए तो जैसे चूल्हे में लगा लेते हैं, चूल्हे में आग जलाने के आग लिए। जलाने के काम आ जाता है। हाँ। यही 2 तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब ये ना जैसे कि भैंस है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दूध देती वगैरह, ये पालते हैं। हालांकि अगर मैं अपने इलाके की कश्मीर की बात करूं, वहाँ पर मैंने भैंस देखी भी नहीं थी, अगर देखी भी थी तो वो किसी दूसरे इलाके की थी। तो इस तरह से यहाँ पर ना कोई घुमंड नहीं है कि मेरे पास इतना है तो अब मुझे ऐसे चलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आउटसाइड फ्रॉम हरियाणा कि अगर उनके पास 1 लाख भी होता है, वो तो पूरे सोसाइटी को ऐसे समझते हैं कि इनके पास है ही कुछ नहीं। हरियाणा में हर एक के पास अगर कुछ नहीं है, अपनी ज़मीन इतनी है कि वो 2-4 पीढ़ियों को खिला सकता है। इसलिए हालांकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है, पर हरियाणा में ये मतलब दिखती ही नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हर किसी के पास अपना इतने रिसोर्सेज है कि वो अपना मतलब महीने का 2-3 लाख तो निकालता ही है। सो ये कुछ हरियाणा का कल्चर है। बाकी भाईचारा यहाँ पर ऑन टॉप है। तो इसी भाईचारे में अगर हरियाणा के हो तो भाईचारे के साथ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। पूरे अपनी कम्युनिटी के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। और अगर कोई फेस्टिवल आता है, एंजॉयमेंट करते हो हॉस्टल में? हाँ, हॉस्टल में जैसे
डिपेंड करता भी, ज़्यादातर बच्चे तो हरियाणा की छुट्टी चले जाते हैं, अपने घर पे एंजॉय करते हैं। बाकी कोई पार्टी वगैरह, हाँ फ्रेशर्स, ये जो भी जब भी होती है तो, या फेयरवेल दबा के एंजॉय हो जाता है। तभी होता कॉलेज लाइफ में हमारे कुछ ही तो। बाकी हॉस्टल में event आते हैं। जब भी कोई मोमेंट बनता है या किसी का बर्थडे आएगा, दबा के एंजॉय होता है। ये नहीं कि उस एंजॉय से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कैरियर पे या आपकी स्टडीज़ पे। वो 1-2 नाइट्स इस तरह से होती है कि आप बिल्कुल मस्ती से एंजॉय करते हो। और ये बता दो, हॉस्टल में क्या रूटीन रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हॉस्टल में या पूरे कॉलेज में? जैसे नॉर्मली डे का रूटीन यह होता है कि सुबह उठ के 6 बजे उठ गए आप, तो 7 बजे अपनी बस जाती है 7:20 पे फ़िलहाल में। तो आप 8 बजे तक कॉलेज पहुंच गए, 2 बजे तक अपनी फ़िलहाल में क्लिनिकल ड्यूटी चलती है। 2 बजे तक आप क्लिनिकल्स करते हो, फिर बस में आ जाते हो। 2:30-3 बजे फिर आप आते हो, फिर खाना वगैरह खाते हो। फिर ज़्यादातर बच्चे आगे सो ही जाते हैं। हाँ। 2-3 घंटे आप सो जाते हो। फिर उसके उठने के बाद आपका पढ़ाई का रूटीन होता है। आप भाई 2-3 घंटे पढ़ लो, 7-8 बजे 7:30 बजे तक, जब तक आपका मैथ्स का टाइम हो जाता है। इन बिटवीन वो खेलना वगैरह, यहाँ पर हॉस्टल में ग्राउंड भी है, कोई खेलना चाहे जैसे कि कॉलेज से छुट्टी होने के बाद 1 घंटा नींद करके अपना रिलैक्स होके यहाँ पर वॉलीबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी किसी को खेलना होगा तो सपोर्ट्स भी है, क्योंकि हरियाणा में ना सपोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर जिम और वगैरह किस तरह हॉस्टल में जिम वगैरह है? हाँ, यहाँ पे जिम है फ़िलहाल में। यहाँ पे बच्चे जिम वगैरह करते हैं। मैं भी जाता था वहाँ पे, कबड्डी भी खेल के आते हैं मैट पे हम कभी कभार, और कुछ वॉलीबॉल भी खेलते हैं, और सिर्फ बॉल पास भी खेलते हैं। बहुत सारे गेम है, आप चाहो तो बहुत खेल सकते हो। हरियाणा में मतलब अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा का नॉर्मल रूटीन कैसा रहता है, एक हरियाणा के जवान का नॉर्मल रूटीन? समझ गया मैं आपकी बात। जैसे नॉर्मल हरियाणा का आदमी सुबह उठता है, तो सुबह उठने के बाद अपने नॉर्मली तो खेतों में चले जाते हैं लोग। सुबह हाँ। खेत में चले गए, थोड़ा बहुत काम कर लिया, पानी वगैरह दे दिया, जैसे खेत में खुदाई वगैरह कर ली थोड़ी बहुत, हाँ ये कर लिया। हमारे सुबह का ब्रेकफास्ट तो होता ही नहीं नॉर्मल हरियाणा के लोगों में, जो किसान है मेनली। हाँ जैसे किसान हुए तो वो आते हैं 12-1 बजे के बाद, हाँ। तब वो खाना खाते हैं 12-1 बजे। सुबह से आप देखो, सुबह 4 बजे से। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती है, तभी मतलब इतना बन पाता है। और हरियाणा का प्रोडक्शन जो है, चाहे हम चावल की बात करें या और भी मतलब क्रॉप्स की बात करें, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे वर्ल्ड या इंडिया में एक्सपोर्ट की जाती है। तो ये है इनकी मेहनत का वो है फल। बाकी हरियाणा में सपोर्ट्स की बात करें तो कौन सा सपोर्ट ज़्यादा मतलब फेमस है? हरियाणा में 2 स्पोर्ट्स ज़्यादातर फेमस है, क्या? एक तो कबड्डी और कुश्ती। कबड्डी खेल लिया तूने कभी? हाँ बिल्कुल, कबड्डी में मैं पकड़ लेता था, जाने नहीं देता था कभी किसी को। अच्छा, याड़े आके खेल लिए? यहाँ पे भी खेली है, 2-4 बार खेली बस दोस्तों के साथ। अच्छा, नू बताओ हरियाणा में कौन सी प्लेस फेमस है जहाँ पर मतलब ज़्यादा जाते हैं टूरिस्ट? जैसे हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र को महाभारत वाला है, आपको हाँ। पता ही है सभी को। महाभारत का हुई थी यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, तो लोग वहाँ पे देखने जाते हैं। और वहाँ पर वो भी गीता जयंती भी बनाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है, वो ज़्यादा अगर आप हमारे कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं तो आप मतलब आउटिंग के लिए आसपास जा सकते हो। जैसे 2 चीज़ें होना है जहाँ पे लोग घूम सकते हैं। हाँ। रोहतक में तो अपनी तिलियार झील है, वो झील बहुत अच्छी है। तिलियार झील के बारे में मैंने बहुत सुना है, अब आप खुद बताओ उसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी तो मैं क्या है? बताऊँ पहले मैंने क्या सुना है? क्या? मैं जब जाने वाला था, मेरी कोई 1-2-3 फ्रेंड्स थी, फीमेल फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला रोहतक चलते हैं। उनको भी पता नहीं था कि मतलब रोहतक, हमें ऐसे लगता है ना कि रोहतक बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा रोहतक ही चलता है। रोहतक के लड़के लड़ाई करनी हो, मतलब सुलह करना हो, सामने आना हो तो रोहतक है। तो हमने सोचा कि यार रोहतक में कॉलेज है, जाट कॉलेज है, रोहतक में यूनिवर्सिटी PGIMS है, मतलब MDU है, रोहतक की सरकार मतलब वो भी बहुत ज़्यादा ये विवाद में रहती है। तो हमने सोचा कि रोहतक चला जाए। तो मैंने एक अपने दोस्त से बोला, वो भी रोहतक का ही था, तो कि रोहतक चलना है, रोहतक के बारे में बता दे। उसने बोला वहाँ के ऑटो वाले भी आपको गलत नज़रे से देखेंगे। हालांकि मेरे साथ फीमेल फ्रेंड्स थी, तो बोला वहाँ के ऑटो वाले या कोई भी वगैरह होगा वो भी आपको मतलब वो क्या बोलते हैं एरस करेगा। तो वहाँ के लोग बहुत ही ये क्या होते हैं गुंडे टाइप होते हैं। तो इट इज़ नॉट सूटेबल टू गो इनटू द हरियाणा रोहतक, स्पेशली रोहतक। तो
बाकी तिलियार लेक जो है वो लेक नहीं है, वो ज़्यादा कुछ और के लिए बना हुआ है। लड़के लड़कियां वहाँ पर होते हैं, वो ज़्यादा वो चीज़ें मैंने इस तरह से सुना है। अब आप रियलिटी बता दो। रियलिटी तो मैं रोहतक से मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। अच्छा, रोहतक से है तो तिलियार लेक नहीं गया है। पर वो है जैसे हमारे वहाँ पे है ना, आप अगर आप बाहर के दिखोगे तो आपको लूटने का सोचेंगे, आपको नहीं, लूटने का अलग है, परेशान करने का सोचेंगे। हाँ, अच्छा। परेशान करेंगे, जैसे लूटना मतलब लूटे हाँ। तो क्या आएंगे, आपको परेशान करने का सोचेंगे। अच्छा, ये मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने सुना है जाट कॉलेज या वो और PGIMS वहाँ पर साथ साथ में ही हैं, तो जब छुट्टियाँ होती है वहाँ पर ऐसे थार वगैरह लेके आते हैं गुंडे डाकू, ऐसा कुछ सीन है। मतलब ये मेरी छोरी है, इसको मैं पटाऊंगा, कुछ ऐसा कुछ है। ये रोहतक जाट कॉलेज मशहूर इस चीज़ के लिए है। अच्छा, इस चीज़ के लिए। बाकी ये चीज़ें बहुत सारी है। हाँ, हरियाणा में ना सबसे ज़्यादा बदमाशी ऑन टॉप है। बदमाशी के रिलेटेड आप ये कल्चर किस तरह से मतलब है हरियाणा में? अरे पहले तो ये कल्चर था ही नहीं, अभी से नए नए बच्चे उठे हैं। मुझे जहाँ तक लगा, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर ना ज़्यादा सॉन्ग जो है ना वो बदमाशी के हैं, लाइक मासूम शर्मा के या अमित सैनी रोहतकिया के जो भी सॉन्ग है ना वो बदमाशी के हैं। उनको सुन के ना ऐसा लगता है अंदर से ना वो रोंगटे खड़ा होते हैं जब उनको सुनते हैं, हमें अपने आप में भी वो बदमाशी दिखती है। तो बाकी असलियत में अगर देखें तो उतनी बदमाशी नहीं है। हाँ, कुछ गैंग्स हैं यहाँ पर भी जो कि पंजाब में भी है वगैरह। लोग अब धीरे धीरे गन रखते हैं अपने पास, वो चीज़ें लड़ाइयाँ, हाँ वो चीज़ें हैं यहाँ पर, उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि दाकड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। अरे नहीं, अभी पता है क्या हुआ है, पिछले 30-40 साल से है ना, हाँ। हमारे हरियाणा के लोगों के पास आ गया पैसा। हाँ। वरना उससे पहले खेती करते थे, अपने आप से मतलब रखते थे, कोई किसी के साथ ज़्यादा लड़ता नहीं था। हाँ, ये था, प्यार प्रेम से रहते थे। जैसे मेरे खुद ये परदादा है ना, हाँ। और उनके भाई, तो उनके पास 10 किले जैसे नहर के पास थी, और उनके 10 किले मेरे दादा के परदादा के भाई के पास हाँ। अलग जगह पे थे, हाँ। जहाँ पे पानी नहीं आता था। तो उन्होंने वैसे ही आपस में अदला बदला कर लिया, भाई तू मेरे ले किले, मैं तेरे ले लेता हूँ, ऐसे ही। इतना प्रेम था आपस इतना में। प्रेम, हरियाणा के लोगों की जुबान की वैल्यू थी। उसके बाद ये अभी आए हैं ये। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अगर मतलब आपस में कोई भी छोटा भी मसला हो ना, किसी ने किसी की गाड़ी का कुछ तोड़ा है या कोई भी, अगर आप मतलब मिनिमल लेवल पे कोई भी मसला हो तो यहाँ पर तो गन्ने चलती है। ये चीज़ होना नहीं चाहिए, पर प्रशासन भी कंट्रोल कर रही है धीरे धीरे, इस चीज़ को हो जाएगा। बाकी हरियाणा इज़ फेमस फॉर भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए, तो अच्छा ही रहेगा। उस टाइम पे बहुत प्यार होता था भाई भाई का, जैसे भाई को कुछ जरूरत, मेरे भाई ने कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यह बात थी उस टाइम पे। हाँ, कॉलेज में आके कोई गर्लफ्रेंड पटाई? अरे नहीं सर, अपन कहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं चाहा, मतलब सोचा था कि गर्लफ्रेंड वगैरह बनाए, क्योंकि ये नॉर्मल थिंग है टीन एज के बाहर आगे। अगर आप मेडिकल फील्ड की में आके भी इस चीज़ से शर्माओगे बोलने से, तो क्या ही मतलब। नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी बचपन में ही सोचा होगा, तो उसके बाद जब मैच्योरिटी आई तो बाकी यहाँ पर मौका मिलता है क्या गर्लफ्रेंड वगैरह बॉयफ्रेंड बनाने का? ये तो मौका तो हर जगह मिल जाता सभी को। स्पेशली नर्सिंग में ज़्यादा बोलते हैं, नर्सिंग क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लड़कियाँ वगैरह होती हैं। नर्सिंग प्रोफेशन में लड़कियाँ होती ही ज़्यादा हैं। हाँ, तो फिर क्लिनिकल फील्ड में तो मौके तो बहुत ज़्यादा है, पर इट इज़ अप टू यू, आप चाहोगे या ना चाहोगे। क्योंकि मुझे लगता है इस स्टेज में रिलेशनशिप में आना एक टाइप का ठीक ही है, क्योंकि मतलब डिप्रेशन भी हो जाता है इंसान को इस चीज़ से। मतलब अगर पार्टनर अच्छा हो तो बढ़िया है। अगर पार्टनर ऐसा हो कि 10 दिन आपके साथ आपको प्यार से बोले और 10 दिन के बाद आपको वो मतलब लूटना स्टार्ट करे, उससे ना एक इंसान, अगर इंसान को परेशान हो, उससे इंसान को ज़्यादा ही परेशानी होती है, मतलब वो लुट जाता है। उससे तो बेहतर है अवॉइड ही करो इन चीज़ों को, क्योंकि आजकल का ज़माना वो मतलब वो वाला मतलब केयर टू लव नहीं है। आजकल के ज़माने में वो मतलब अच्छा प्यार कहाँ मिलता है कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट की जाए या मतलब एक दूसरे के कैरियर के रिगार्डिंग सोचा जाए। आज तो लूटने में लगे हैं। ट्रू लव नहीं है आजकल, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ट्रू लव नहीं, ट्रू लव तो मतलब क्या ही बात है। आज तो पैसा है आपके पास, चाहे आप काले हो, चाहे आप अंधे हो, लूंगे हो, लंगड़े हो, आपको कुछ भी मिलेगा भाई। तो पैसा कमाने की सोचो, लड़की कमाने की, लड़की तो खुद पीछे आएगी, ये बात है। अरे ऐसा नहीं है यार, कोई अच्छी लड़की भी हो सकती है। हाँ, मैंने पहले ही कहा, लड़कियां तो बहुत सारी अच्छी भी होती है। अगर आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा वो तो आपको
और ज़्यादा इन्हेंस करेगी आपके पढ़ाई में। अगर आप मतलब कुछ बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान से पढ़ा नहीं जाता, इंसान सैड फील करता है क्योंकि हालांकि घर से दूर रहना पड़ता है, तो कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप मन की बात शेयर कर सकोगे। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव ए मतलब पार्टनर इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ। बट बहुत परखना पड़ता है। हाँ, परखना पड़ता है भाई, इसके बहुत सारे मतलब कलाकार इसमें फंस चुके हैं। दिस वाज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। पता नहीं कि हम अच्छा कर पाए या नहीं। सो थैंक्स विनय, होप यू हैव एंजॉयड विद दिस वीडियो। मैं और भी ज़्यादा इस तरह के वीडियो लाऊंगा, इंटरेक्ट करूंगा आपके साथ, इम्प्रूव करेंगे। दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, आई डोंट नो किस तरह से बना ये, पर मुझे पता है आप समझोगे मेरी भावनाओं को और मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक्स। भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर दे भाई, और लाइक कमेंट सब कुछ कर दो। ठीक।